हेलो फोक्स, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द बिग प्रॉफिट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लेनमार्क कंपनी के ऊपर। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ग्लेनमार्क के ऊपर वीडियो बनाओ, सर फार्मा सेक्टर के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज ये वीडियो आ चुकी है। हम यहाँ पे बात करेंगे फार्मा सेक्टर के ऊपर और स्पेसिफिकली ग्लेनमार्क के ऊपर। इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि फार्मा इंडस्ट्री में आपको पैसे कैसे बनाने हैं। अल्टीमेटली गोल तो यही है। फार्मा सेक्टर को रीड कैसे करना है, फार्मा सेक्टर में ग्रोथ कैसे ट्रैक करनी है, ग्लेनमार्क जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट मिक्स को कैसे समझना है, ग्लेनमार्क डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में बिजनेस कैसे कर रही है, ग्लेनमार्क के अंदर ग्रोथ ट्रिगर क्या है, ग्लेनमार्क के प्रमोटर कौन है और किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और ग्लेनमार्क की वैल्यूएशंस क्या बताती है, ग्लेनमार्क के अंदर क्या रिस्क है, ग्लेनमार्क के थीसिस और एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या होंगे, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर आप अपना ड्यू डिलीजेंस कर लेंगे, कि ग्लेनमार्क आपकी स्टडी के लिए वर्थ इट है या नहीं है, और ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। अगर आप रिसर्च करते हो, अगर आप कंपनी को फंडामेंटली पढ़ते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो शेयर मार्केट के अंदर और फार्मा में स्ट्रगल करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह की कंपनीज को इवेल्युएट कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बोलूंगा वो मेरा पर्सनल जो है व्यू पॉइंट होगा, और इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मानेंगे, और ये मेरा होल्ड बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होने वाला। और क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, और क्योंकि मैं बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी, आपकी रिसर्च में हेल्प करेगी। आप सिर्फ इसको इसी तरीके से लें कि ये आपको फार्मा को पढ़ने में और कंपनी को जानने में मदद कर रही है। अब दोस्तों आ जाते हैं सबसे पहले वैल्यू चेन के ऊपर। वैल्यू चेन क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए हम इंडस्ट्री के स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सीरीज को, टाइमलाइन को समझते हैं। वो जो टाइमलाइन होती है कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक किस किस सेगमेंट में प्रोडक्ट जाता है या किस किस सेगमेंट में कंपनीज डेवलप होती हैं, तो वो जो टाइमलाइन होती है उसको हम वैल्यू चेन कह देते हैं। और ये जो वैल्यू चेन का जो ग्राफ है, ये हमारे वन ऑफ द मेंटर्स SOIC, वहां से हमने लिया है। ही इज डूइंग वेल इन एजुकेटिंग पीपल, तो थैंक्स टू SOIC एंड टीम। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वैल्यू चेन की, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो वैल्यू चेन है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आएंगे इंटरमीडिएट्स, सेकंड आएंगे API, फॉर्मुलेटर्स, CDMO, NCE जिसमें न्यू मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे वो कार्ड जैसी कंपनी है, डोमेस्टिक फार्मा, ये कंपनियां आती हैं जिसमें अबोट, GSK वगैरह, सनोफी वगैरह, जाइडस वेलनेस, ये सब आता है। जो CDMO टाइप का बिजनेस है हमारा, वो दो तरीके के फर्दर क्लासिफाई हो जाता है। एक तो जेनरिक CDMO, एक पेटेंटेड CDMO। जो हम आज कंपनी पढ़ रहे हैं वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ये कंपनी CDMO के जेनरिक सेगमेंट में आती है। ओके, तो आज हम इसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो समझ लेते हो तो आपको फार्मा सेक्टर की जो CDMO वाली चेन है वो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जब आप ग्लेनमार्क का ही बिजनेस है IGI उसको पढ़ेंगे तो आपको NCE वाली पार्ट भी समझ में आ जाएगी, और मोर और लेस आपको आइडिया लग जाएगा कि फार्मा सेक्टर किस तरह से वर्क कर रहा है। और एक बात और, जो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की कंपनीज हैं, मैं इन पे भी फर्दर वीडियो बना सकता हूँ। फार्मा सेक्टर आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। आप बस वीडियो में कमेंट में लिख देना कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। सूनर और लेटर मैं जरूर बनाऊंगा, एक वेबिनार आपके साथ भी कर लूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम किसी कंपनी को पढ़ते हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उसकी इंडस्ट्री क्या है या मार्केट क्या है, और मार्केट का साइज क्या है, जिसे हम कहते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। ठीक है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैम, टैम का मतलब होता है इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। अब
ये जानना क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर इंडस्ट्री आपकी काफ़ी बड़ी है, जो भी कंपनी है वो जिस भी इंडस्ट्री में है, अगर वो इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और मल्टीपल हो रही है या वो ग्रोथ कर रही है लगातार, ठीक है? सिंगल हाई डिजिट में या डबल डिजिट में या ट्रिपल डिजिट में, तो कंपनी के लिए चांसेस बढ़ा देती है वो इंडस्ट्री कि मल्टीफोल्ड हो जाए कंपनी, यहाँ पे मल्टी बैगर बन जाए। तो हमें यहाँ समझना है कि हमारी जो इंडस्ट्री है फार्मा में, जिसको हम कह रहे हैं आईपीएम, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, जो ग्लेनमार्क की इंडस्ट्री है, वो कितने से ग्रो हो रही है। तो अगर आप देखोगे 2024 के डाटा के हिसाब से ये इंडस्ट्री का जो साइज था वो $65 बिलियन का था, और ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि आने वाले 5-6 सालों में ये इंडस्ट्री जो है $130 बिलियन की हो जाएगी, यानी 2x, यानी डबल हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री पूरी की पूरी डबल हो जा रही है तो आप समझो कि ग्लेनमार्क के मल्टीफोल्ड होने के चांसेस कितने बढ़ गए हैं यहाँ पे। अगर ग्लेनमार्क इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करती है तो ये इंडस्ट्री से ज्यादा रिटर्न देगी 5-6 सालों में, ठीक है? अगर इंडस्ट्री के साथ ग्रो होती है तो आप समझ लो उतना तो देगी ही। नॉर्मली जब कंपनी जो छोटी कंपनी होती है, जब इंडस्ट्री उसकी मल्टीफोल्ड हो रही होती है तो वो कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल होता है, ज्यादा रोटेशन होता है वहां पे पैसा बनाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस के द्वारा हमें ये बात समझ में आती है। इसके अलावा हमने जो रिसर्च है, जो कि फार्मारेक एक कंपनी है, फार्मारेक, उसकी रिसर्च को लिया है यहाँ पे टेबल में, और काफी ऑथेंटिक ये रिसर्च देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आईपीएम के अंदर जो वैल्यू ग्रोथ आ रही है वो 9.5% की आ रही है, ठीक है? आईपीएम यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। इसके बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, या आप कह लो सेगमेंट्स होते हैं आईपीएम के अंदर, जैसे थेरेपी वाइज होते हैं, जैसे कार्डियक, कार्डियक मतलब दिल से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी यानी लंग्स से रिलेटेड, ठीक है? ओंकोलॉजी यानी कैंसर से रिलेटेड, गैस्ट्रो आप जानते हैं, डायबिटिक आप जानते हैं, ठीक है? एंटी इन्फेक्टिव आप जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में वैल्यू ग्रोथ कितनी आ रही है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर, वो भी यहाँ पे दी हुई है, तो इनको भी समझ लेते हैं। कार्डियक के अंदर जो वैल्यू ग्रोथ आ रही है आज की डेट में इंडिया में, वो 15% आ रही है। एंटी इन्फेक्टिव्स में 9% आ रही है, गैस्ट्रो में 9% आ रही है, एंटी डायबिटिक में 12.5 यानी 12.5% के आसपास आ रही है, विटामिन में 7.5% की आ रही है। अब अगर आप देखो इंडस्ट्री और उसके कंपोनेंट्स को, इतनी वैल्यू ग्रोथ निकल के आ रही है, तो कंपनी के लिए अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स है, टेलविंड्स मतलब इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है ग्रो होने का। आगे चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ग्लेनमार्क की, तो ग्लेनमार्क जो कि आईपीएम इंडस्ट्री के अंदर आता है, इस कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया, ठीक है? इस कंपनी ने अपनी इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है लगभग 1.5x, यानी 1.5 गुना ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो हो रही है उसके 1.5 गुने से ये ग्रो हो रही है, तो काफी मैसिव है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, साथ में कंपनी भी ग्रो हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे तो आउट परफॉर्म हो रही है, तो काफी अच्छा रिजल्ट ग्लेनमार्क से मिल सकता है इन फ्यूचर। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली रिसर्च है, प्योरली स्टडी है। ग्लेनमार्क प्रेजेंटली ये 13th रैंक पे है इंडिया के अंदर, और रिवेन्यू जो ग्रो हो रहे हैं इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया में ईयर ऑन ईयर 12%, और अगर हम देखें 13.9%, इस तरह से रिवेन्यू ग्रो हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर, ठीक है? जो ग्लेनमार्क कंपनी है, ये जो है प्रेजेंट है, ये कार्डियक में है, डर्माटोलॉजी में है, ठीक है, रेस्पिरेटरी में, ठीक। इसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ जो लिस्टेड हैं, जैसे लीराफिट, जैब्रियस, टिस्लेलिजुमैब और जेनुब्रूटिनिब। इनको समझ लेते हैं। जैसे लीराफिट है, ये जो प्रोडक्ट है ये लीराग्लूटाइड का नेम है, ठीक है? लीराग्लूटाइड इसका सॉल्ट है। लीराग्लूटाइड बेसिकली क्या होता है, ओबेसिटी के लिए यूज किया जाता है, मोटापे को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज के
पेशेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये भूख को कम करके काम करता है, वजन घटाने में इसका यूज होता है। फिर है हमारा जैब्रियस। जैब्रियस जो प्रोडक्ट है कंपनी का, उसका जो ड्रग नेम है, जो उसका जो सॉल्ट है, जैब्रियस के अंदर जो सॉल्ट है, ठीक है, ये एब्रोसिटिनिब है। ठीक है, एब्रोसिटिनिब जो है ये क्रॉनिक स्किन डिसीज में काम किया जाता है इसका, यानी डर्मा का प्रोडक्ट है। ये जो जैब्रियस है प्रोडक्ट, ये कंपनी फाइजर कंपनी के साथ पार्टनर करके बना रही है, और इसका यूज स्किन इन्फ्लामेशन और स्किन बैरियर डिफेक्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है टिस्लेल्यूजिमैब। ठीक है, ये जो टिस्लेल्यूजिमैब है ये ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट है। इसका जो ब्रांड नेम है वो टेबिम्ब्रा है, और ये जो दवाई है ये एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के इलाज में इफेक्टिव है। ये काफी मतलब खतरनाक बीमारी है, तो उसमें ये हेल्प करता है, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का है प्रोडक्ट। फिर इसके बाद है जेन्यूब्रूटिनिब। जेन्यूब्रूटिनिब जो है ये अगेन ऑन्कोलॉजी का प्रोडक्ट है। फाइजर के साथ सॉरी बाइजीन के साथ प्रोडक्ट जो है ये पार्टनरशिप करके बनाए गए हैं, टिस्लेल्यूजिमैब और जेन्यूब्रूटिनिब। आगे हम इसमें डिटेल में भी पढ़ेंगे, बाकी मैं बता देता हूँ। जेन्यूब्रूटिनिब का जो काम है वो मेंटल सेल लिम्फोमा यानी एमसीएल के ट्रीटमेंट में होता है, और ये जो है ये ट्रीट करता है स्पेसिफिक बी सेल कैंसर्स को इन एडल्ट्स। इसके अलावा ब्लड कैंसर्स के जो पेशेंट है उनको रिकमेंड किया जाता है। और एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ब्रूटन टायरोसिन कीनेज, उसको ये कंट्रोल करती है दवाई। ठीक है, और ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कैंसर पेशेंट्स के लिए होती है, और ओरल कीमोथेरेपी ड्रग इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं ओंकोलॉजी वाले जो है हमारे, और कंपनी इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको इन तीन प्रोडक्ट से आइडिया लग गया होगा कि कंपनी का जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी परफेक्ट है। कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बिजनेस कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी को कवर कर रही है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ग्लेनमार्क जो है कितना सुटेबल इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, और हाई ग्रोइंग कंपनी हो सकती है। आगे बात करते हैं इंडिया का बिजनेस समझने के बाद हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं ग्लैंडमार्क के बिजनेस का। तो जो ग्लैंडमार्क का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 1.5 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर का है, और जो 60% जो रेवेन्यू आता है वो ब्रांडेड मार्केट से आता है इनका। ठीक है, और 40% जेनरिक से आता है। लगभग 80 प्लस कंट्रीज के अंदर ये प्रेजेंट है। 4 इनके R&D सेंटर हैं, 10 इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, और जो की थेरेपीज हैं, हालांकि बहुत सारी थेरेपीज में यानी बहुत सारे सेगमेंट में बिजनेस करती हैं, लेकिन जो की थ्री थेरेपी है इनकी, जो डर्माटोलॉजी है, रेस्पिरेटरी है और ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ये 3 कैटेगरी में ज्यादा ये बिजनेस करते हैं। इसके अलावा 15,000 प्लस के इनके एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, और अगर हम देखें तो ये लीडिंग प्लेयर है, रिसर्च लेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर हम आगे बात करें, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में बोला कि इनका जो रेवेन्यू आता है वो 60% ब्रांडेड से आता है। ठीक है, तो वही 60% ब्रांडेड, देखो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है, ब्रांडेड मार्केट से आता है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू कहाँ से आता है कंपनी का, तो ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यू 2 तरीके से आते हैं, एक जेनरिक से और ब्रांडेड से। जेनरिक आपको समझ में आता है कि जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं या ब्रांडेड ड्रग्स हैं उनकी अफोर्डेबल जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, काम वैसे ही करती हैं अफोर्डेबल मार्केट को कैटर करने के लिए, जो अफोर्डेबल सॉल्ट से बनाई जाती हैं वो जेनरिक होती हैं। तो जेनरिक से इनका जो बिजनेस आता है वो 40% आता है प्रेजेंटली, और 60% आता है ब्रांडेड से। तो ब्रांडेड में क्या होता है, मार्जिन आप ज्यादा चार्ज कर लेते हो, आपका आरओई आरओसी इंक्रीज हो जाता है, और 40% जेनरिक से आता है, यहाँ पे आप वॉल्यूम को कवर करते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है, ग्लेनमार्क का ब्रांड नेम लगा होता है वहां पे,
और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम होती है, तो लोग ज़्यादा खरीद लेते हैं यहाँ पे कि ब्रांड की है जेनरिक दवाई, समझ रहे हो आप। और जो इनका 60% है वो ब्रांडेड से ही आता है, खुद में भी ब्रांड है ग्लेनमार्क, ठीक है। तो इनकी ब्रांडेड दवाई उससे आता है, यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। कंपनी की गाइडलाइन ये है कि आने वाले सालों में जो 60% हमारा ब्रांडेड से आ रहा है उसको 70% कर देंगे, तो रेवेन्यू जो है 70% ब्रांडेड से आने लगेगा और 30% जो है जेनरिक से आने लगेगा। तो इस चीज को आप वैल्यू माइग्रेशन कर लो टुवर्ड्स ब्रांडेड, या आप इसको कह लो कि रेवेन्यू ट्रांजिशनिंग हो रही है। तो रेवेन्यू ट्रांजिशनिंग भी कह सकते हो कि रेवेन्यू की ट्रांजिशन हो रही है, ब्रांडेड हो रही है फ्रॉम जेनरिक। तो यहाँ पे ज्यादा मार्जिन की जो है इंडिकेशन मिल रही है इन फ्यूचर। तो जब मार्जिन बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन से आपके इंक्रीज होंगे, तो आपकी आरओई और नेटवर्थ भी इंक्रीज होगी। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इंडिया सस्टेन्ड एंड मार्केट बेटिंग ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा जो पहला चार्ट है, फर्स्ट चार्ट है, वो इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको और ग्लेनमार्क की जो ग्रोथ है उसको, दोनों को कंपेयर कर रहा है। जो फर्स्ट वाला चार्ट है, फर्स्ट वाले चार्ट जो है हमारा ये वाला। तो अगर आप यहाँ देखो तो दो ग्राफ बने हुए हैं आईपीएम और ग्लेनमार्क के। तो आपको इस ग्राफ से समझ में आएगा कि जो ग्लेनमार्क है वो ग्रो हो रही है लगातार, और उसने आउट परफॉर्म किया है लगातार इंडस्ट्री को अपनी, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि 1.5 गुने से 2 गुने से इंडस्ट्री को बीट कर रही है कंपनी। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे लीराफिट है। लीराफिट मैंने जैसा आपको बोला, लीराफिट यानी लीराग्लूटाइड का प्रोडक्ट है, लीराग्लूटाइड का सॉल्ट है। और लीराग्लूटाइड का काम होता है मोटापे को कम करना, और टाइप 2 डायबिटीज में यूज होता है। इसके अलावा हमारा है जीटा डीएम। जीटा डीएम जो ड्रग है वो भी टाइप 2 डायबिटीज में यूज होता है, और ये कंट्रोल करता है हाई ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। और किडनी डिजीज में किडनी को डैमेज करने से बचाता है ये वाला प्रोडक्ट। और जो हमारी ब्लाइंडनेस है डायबिटीज के द्वारा, उसमें इसमें हेल्प करता है, उसमें बचाता है पेशेंट को। फिर है सेक्यूवी। सेक्यूवी जो है जो ये वाला प्रोडक्ट है सेक्यूवी, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स। इट हेल्प्स इन ट्रीट heart failure by relaxing blood vessels and making it easier for the heart to pump blood through the body। ये क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, उनको रिलैक्स करता है, और जो हार्ट फेलियर है उससे पेशेंट को बचाता है। ये वाला जो ड्रग है सेक्यूवी, बेसिकली हार्ट पेशेंट के लिए। फिर है हमारा विलोर एफ। विलोर एफ जो प्रोडक्ट है ये अस्थमा और सीओपीडी में हेल्प करता है। व्हाट इज सीओपीडी? सीओपीडी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये लंग्स की बीमारी है, और अस्थमा भी लंग्स की बीमारी है, सांस लेने की, रेस्पिरेटरी टाइप। तो दोनों में ये हेल्प करता है विलोर एफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी जो है हमारी, इसके प्रोडक्ट कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो ये कंपनी है ग्लेनमार्क, इसके अगले ग्राफ जो नेक्स्ट जो हमने ग्राफ दिया हुआ है वहां पे हम थेरेपी को हमने मेंशन किया, जैसे रैंकिंग बताइए इसमें कि डर्मा में हमारी प्रोडक्ट की क्या रैंकिंग थी 2019 में, 2024 में क्या रैंकिंग हो गई है, ठीक है। ऐसी रेस्पिरेटरी, कार्डियक और डायबिटीज की तो देख लेते हैं एक बार। डर्मा की हमारी सेकंड रैंक थी, और अब भी सेकंड रैंक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेगमेंट में हम 5th रैंक पे थे इंडिया के अंदर, अब सेकंड रैंक पे आ गए हैं, इम्प्रूव हुआ है काफी अच्छा। कार्डियक जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, वहां पे हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या रैंकिंग है जो वहां पे 6th पोजीशन पे थी, अब हम 3rd पे आ गए हैं। डायबिटीज में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, 14th रैंक पे हुआ करते थे हम, 17th रैंक पे है। यहाँ पे नीड है इम्प्रूवमेंट की, और कंपनी बोल भी रही है कि आने वाले सालों में हम डायबिटीज पे भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वर्क करेंगे और इस रैंकिंग को सुधारेंगे। कंपनी के जो 9 ब्रांड्स हैं, 9 प्रोडक्ट्स हैं, 9 ब्रांड्स हैं, वो टॉप 300 में आते हैं। आईपीएम इंडस्ट्री के, पूरी इंडस्ट्री के टॉप 300 प्रोडक्ट जो हैं उनमें लिस्टेड है कंपनी के 9 ब्रांड, ठीक है। यहाँ से कंपनी को 1000 मिलियन रुपीस से ज्यादा का रेवेन्यू
मिलता है इस 9 ब्रांड से ओनली। इसके अलावा जो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनमें कैंडिड है, स्काल्पे है। कैंडिड पाउडर जो है वो डर्मा का प्रोडक्ट है, एलर्जी एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए बचाता है। स्काल्पे जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, काफी इफेक्टिव है। ला शील्ड है, एपीसॉफ्ट है, एलोवेरा है। ला शील्ड है और फिर एपीसॉफ्ट और एलोवेरा जो है हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। और जो ला शील्ड है ये हमारी स्किन इन्फेक्शन से बचाता है, स्किन में जो पैचेस आ जाते हैं उनमें हेल्प करता है। डर्मा का प्रोडक्ट है ला शील्ड। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस वाली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू एंड मार्केट शेयर इन आईपीएम, कि कंपनी का जो रेवेन्यू में जो अलग अलग थेरेपी का है वो कंट्रीब्यूशन क्या है। जैसे अगर हम बात करें कार्ड, अगर हमारी कंपनी 100 रुपये कमाती है, अगर हमारी कंपनी 100 रुपये रेवेन्यू कमाती है तो कार्डियक से 34 रुपीज आते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी से 25 रुपी यानी 25% पैसा आता है। रेस्पिरेटरी से 23% पैसा आता है। 8% डायबिटीज से आता है। और जो ओटीसी ड्रग हैं या अदर ड्रग्स हैं उनसे 10% आता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो टेबल दे रखी है यहाँ पे हमने मार्केट साइज, जो मार्केट शेयर है उसको मेंशन किया हुआ है। जैसे कार्डियक में जो हमारा मार्केट शेयर है 2023 में वो 5.13% था और वो बढ़कर के 5.68 हो गया, यानी कार्डियक में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। डर्मेटोलॉजी में भी हमने मार्केट शेयर गेन किया है, 7.32% था, अब 7.54% हो गया है। रेस्पिरेटरी में भी हमारा मार्केट शेयर गेन हुआ है, 5.60 था एक साल पहले, फिर 5.74 हो गया है। डायबिटीज में हमारा मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज हुआ है ड्यू टू कॉम्पिटिशन, 2.33 था, अब 1.82 हो गया है। आगे चलते हैं, ग्लोबल ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। तो रियल्ट्रिस हमारा हीरो प्रोडक्ट है, रियल्ट्रिस, एनवाफोलिमैब और विनलेवी, 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ग्लोबल ब्रांड है ये हमारे। और ग्लोबल ब्रांड में अगर हम देखें, रियल्ट्रिस जो है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये जो इसकी थेरेपी है वो की थेरेपी कौन सी है, रेस्पिरेटरी है। ठीक है, लंग्स वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्ट है, ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, रियल्ट्रिस जो है हमारा ये नेजल स्प्रे की तरह, ठीक है, नेजल स्प्रे है बेसिकली, ये लंग्स नोज उससे रिलेटेड है। एनवाफोलिमैब जो सेकंड प्रोडक्ट है ये ऑन्कोलॉजी का प्रोडक्ट है और इसका जो की मार्केट है वो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। एनवाफोलिमैब जो है प्रोडक्ट, ये हमारा ये इट इज अ ड्रग यूज टू ट्रीट एडवांस सॉलिड ट्यूमर्स। ये एडवांस सॉलिड ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है कैंसर इम्यूनोथेरेपी में। और एडवांस सॉलिड ट्यूमर क्या होता है, ये बेसिकली 2 पार्ट में हम समझ सकते हैं। MSI-H, एडवांस सॉलिड ट्यूमर 2 तरीके का होता है। MSI-H, MSI मतलब माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी, H फॉर हाई। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हाई। और जो हमारा दूसरा जो टाइप होता है इसका एडवांस सॉलिड ट्यूमर का, वो होता है डीएनए मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट, यानी DMMR, डीएनए मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट। ओके, तो इन दोनों चीजों के ट्रीटमेंट में एनवाफोलिमैब यूज होती है। ऑन्कोलॉजी का प्रोडक्ट हो गया, कैंसर ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट हो गया, हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो गया कंपनी के लिए। विनलेवी जो प्रोडक्ट है हमारा नेक्स्ट जो है वो टू ट्रीट एक्ने इन पीपल एजेस 12 और मोर, 12 साल और उससे ज्यादा के लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम हो जा रही है तो उसमें यूज किया जाता है विनलेवी, यानी डर्मा का प्रोडक्ट है ये हमारा। ठीक है, तो डर्माटोलॉजी का प्रोडक्ट है। यूरोप, यूके और साउथ अफ्रीका में इसका जो मेन मार्केट है वहां पे, और फर्स्ट लॉन्च जो होगी इसकी वो FY26 में होगी। तो FY26 में हमारे एनवाफोलिमैब और विनलेवी से जनरेट होगी सेल्स। रियल्ट्रिस हमने लॉन्च कर दिया है। रियल्ट्रिस की खास बात यह है कि ये 80 से ज्यादा कंट्रीज में हमने अप्लाई किया हुआ है लॉन्च के लिए, और 34 कंट्रीज में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है, वहां से सेल आ रही है। आने वाले सालों में देखना यह है कि किस तरह से और कंपनीज इनको अप्रूवल देती हैं, धीरे धीरे देती हैं। और जैसे जैसे कंपनीज को अप्रूवल मिलती, जैसे जैसे कंपनी को अप्रूवल मिलती जाएगी अलग अलग देशों से, तो यहाँ से सेल नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, रियल्टिस काफी अच्छा प्रोडक्ट है तो यहाँ से सेल्स आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी जो गाइडलाइन दे रही है कि जो तीनों प्रोडक्ट हैं इनसे हमें
ग्लोबली 300 टू 400 मिलियन डॉलर की सेल जनरेट होगी। फिर इसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड प्रोडक्ट कोलैबोरेशन। देखो, कंपनी जो है ग्लेनमार्क, वो काफ़ी यूनिक तरीके की कंपनी है। इसने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन किए हुए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के साथ। जैसे ऑन्कोलॉजी के अंदर एनवाफोलिमैब जो प्रोडक्ट है, जो मैंने अभी बताया, एडवांस सॉलिड ट्यूमर में यूज होता है, यानी MSIH, है ना, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हाई, और टू ट्रीट DNA मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंट। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स इस तरह की बीमारियों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एनवाफोलिमैब। तो ये ऑन्कोलॉजी का प्रोडक्ट है, इसके लिए पार्टनरशिप की हुई है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद ऑन्कोलॉजी में बाइजीन के साथ टाइप किया हुआ है। ठीक है, और कौन से दो प्रोडक्ट के लिए, टिस्लेल्यूजिमैब नीचे दिया हुआ है और जेन्युब्रेटिनिब। ठीक है, टिस्लेल्यूजिमैब मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसोफेजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए इसमें यूज होता है। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। जेन्युब्रेटिनिब भी मैं बता चुका हूँ कि मेंटल सेल लिम्फोमा और टू ट्रीट ब्लड कैंसर, टू ट्रीट स्पेसिफिक बी सेल कैंसर इन एडल्ट्स इसमें यूज किया जाता है। ब्रूटन टायरोसिन कीनेज नामक के प्रोटीन को ये कंट्रोल करती है दवाई। ओके, जेन्युब्रेटिनिब जो है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अदर थेरेपीज में आता है रेमोग्लिफ्लोजिन। जो हमारा प्रोडक्ट है रेमोग्लिफ्लोजिन, इसके बारे में जान लेते हैं। ये प्रोडक्ट ये भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया है। एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है, और जो हमारी एक्सेस शुगर होती है ना, उसको यूरिन के पासेज से निकालने का काम करती है रेमोग्लिफ्लोजिन। इसके बाद है लीराग्लूटाइड अगेन मोटापा कम करने के लिए, डायबिटीज है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास डर्मा में अब प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, जो मैं अभी बता ही रहा हूँ, डर्मा के अंदर प्रोडक्ट आ जाता है एब्रोसिटिनिब। ठीक है, एब्रोसिटिनिब क्या करता है, डर्मा के अंदर है, बेसिकली जो स्किन डिसीजेज हैं, क्रोनिक स्किन डिजीजेज, उनमें हेल्प करता है, जैसे इन्फ्लामेशन में, स्किन पैचेस में। ठीक है, स्किन बैरियर डिफेक्ट्स में इनमें यूज होता है। इसके बाद है विनलेवी अभी मैंने डिस्कस किया था, ये एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। ये कोस्मो के साथ इन्होंने टाइप किया हुआ है। एस्ट्राजेनिका के साथ में रेस्पिरेटरी में इन्होंने अगेन टाइप किया है, और इस दवाई का नाम है पल्मीकोट रेस्प्यूल्स। तो रेस्प्यूल्स, ठीक है, अस्थमा वगैरह में ये यूज होता है। अस्थमा में जो घबराहट होती है, सांस की तकलीफ होती है, उनके जो लक्षण होते हैं उनको रोकने के लिए यूज होता है। ये स्टेरॉइड है, और इसको प्रिवेंटर के रूप में जाना जाता है। इस दवाई को प्रिवेंटर के रूप में जाना जाता है। फिर है हमारे पास ड्यूआक्लिर और एक्लीरा, कोविज के साथ में जो किया हुआ है सबसे नीचे। ठीक है, डुआक्लिर और एक्लीरा। जो डुआक्लिर है हमारे पास, जो दवाई है वो लंग्स के लिए यूज की जाती है, लंग्स में हेल्प करने के लिए यूज की जाती है। और जो हमने बताया था COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो लंग्स की बीमारी है उसमें यूज किया जाता है, उसके सिम्टम्स में यूज किया जाता है। एक्लीरा जो प्रोडक्ट है ये अगेन बिल्कुल सेम ही है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD में रिलीफ लाने के लिए यूज किया जाता है। दोनों प्रोडक्ट COPD और लंग्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी के प्रोडक्ट हैं, दोनों सेम यूज केस में। फिर हमारी बात आ जाती है ग्लोबल कमर्शियल फुटप्रिंट, यानी ग्लोबली कंपनी जो बिजनेस कर रही है वहां से कितना कितना रेवेन्यू ले रही है। तो ये बहुत समझ, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के लिए कौन सा कंट्री कितना महत्वपूर्ण है, या कितना सेल उस कंट्री से आ रहा है। तो देखो जी, इंडिया से हमारे पास 37% का रेवेन्यू आता है, 22% हमारा नॉर्थ अमेरिका से आता है, 20% यूरोप से आता है, और 21% हमारा रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से इस टाइम रेवेन्यू आता है। ठीक है, ठीक है। फिर अदर जो बिजनेस जियोग्राफी है, इंडिया की हमने बात कर ली है, अब बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आठ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो
कमर्शियल हो चुके हैं। कंपनी की प्लानिंग है कि 3 और 4 प्रोडक्ट और आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी सेटिस्फाइड नहीं है अभी कंपनी की, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर बात की जा रही है कि यहाँ पे ग्रोथ आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे ग्रोथ आती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर अच्छे से ग्रो होती है यहाँ पे बिजनेस, ठीक है। इसके बाद पीपीटी में हमें सबसे पहली लाइन पढ़ लेते हैं। फाइल्ड 1 ANDA एप्लीकेशन इन Q2 FY25, प्लान टू फाइल 2 ANDA इन Q3 FY25। एक ANDA एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं, 2 और करने हैं नियर फ्यूचर में। अब देखो ANDA क्या है। देखो जैसे मैं पहली बार फर्स्ट टाइम बिजनेस पढ़ रहा था, तो ANDA क्या होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ANDA का फुल फॉर्म हो गया। और ANDA का मतलब क्या है? ANDA का मतलब यह है कि अगर आप एक कंपनी हो और एक नया ड्रग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो यूएस की मार्केट में, तो उस ड्रग की जो इंफॉर्मेशन है वो आप एप्लीकेशन के साथ किसको दोगे? यूएस FDA को दोगे। FDA क्या करेगा? उसको ड्रग को इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेगा, तब वो डिसीजन लेगा आपको अप्रूवल देनी है नहीं देनी। आपको अप्रूवल दे देगा तो आपको जो है लाइसेंस मिल जाएगा वहां पे मार्केट करने का उस ड्रग को, ठीक है। तो ANDA क्या है? बेसिकली एप्लीकेशन है जहां पे आप यूएस FDA को वो डेटा देते हो दवाई का और सोल्ट का उसकी, और इनपुट्स देते हो और उसको वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ANDA फॉर रिव्यू, है ना। फिर इसके बाद आता है प्रोडक्ट लॉन्च इन Q2 FY25। तो प्रोडक्ट लॉन्च कौन कौन से हुए हैं Q2 FY25 में? देखो बेसिकली फार्मा में क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और फर्स्ट टाइम में फार्मा पढ़ रहा था तो मेरे को भी मुश्किल हुई थी, तो मैंने आप लोगों की वीडियो बनानी थी तो मेहनत की है, और मैंने काफ़ी डिटेल नोट भी की है, और जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिख लिख के बार बार पढ़ने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको अभी तक बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे आने वाले जो पार्ट है वीडियो के अंदर वो भी और अच्छे लगने वाले हैं। नॉर्थ अमेरिका के बाद मैं और भी बिजनेस ज्योग्राफी डिस्कस करने वाला हूँ, कंपनी के और भी बिजनेस बताने वाला हूँ कि कहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। इसके बाद हम प्रमोटर्स पे भी आएंगे, इसके बाद हम वैल्यूएशन के बाद पास भी आएंगे, रिस्क भी बताएंगे आपको, बताएंगे कि ओवरऑल पिक्चर की बिजनेस जमता है आपके लिए या नहीं जमता, मल्टीफोल्ड होगा या नहीं होगा, ये सब आइडिया आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। बने रहिए बिल्कुल। अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से ज्वाइन कर लो। वीडियो पूरी देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जिस भी फार्मा कंपनी को पढ़ोगे या यही कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आएगी, तो पहले अगर वो ऊपर से जाती थी ना सिर के ऊपर से, अब नहीं जाएगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको दिमाग में आ जाएगी कौन सी चीज, कौन सा वेरिएबल, किस तरह से इंडस्ट्री, किस तरह से प्रोडक्ट काम करता है, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, किस न्यूज से आपको डिसाइड होगा कि कितना रेवेन्यू बन सकता है, ये इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो हम कहाँ पे थे उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो प्रोडक्ट लॉन्च इन Q2 FY25, सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ की हाईलाइट की। तो इसमें प्रोडक्ट के नाम आ गए। पहला जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, वो है हमारा टोपिरामेट कैप्सूल्स USP स्प्रिंकल। जो टोपिरामेट कैप्सूल है ये यूज होता है मिर्गी के इलाज में, जिसे हम एक्लेप्सी कहते हैं, एक्लेप्सी के इलाज में यूज होता है। फिर इसके बाद एडाप्लिन जेल USP टू ट्रीट एक्ने या स्किन रिलेटेड डिसीज में ये यूज होता है। फिर है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, एलर्जी के लक्षणों को रोकता है ये और उनका इलाज करता है। फिर है हमारे पास ओलोपेटाडीन हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। तो ये जो चीज है ये ओलोप्लाटिडिन है ना, और हाइड्रोक्लोराइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो 4th नंबर का प्रोडक्ट है, ये कंजक्टिवाइटिस में यूज होता है, आँख की खुजली को रोकने में, आँख की सूजन पे काम करता है, ये आई केयर का प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद आ गया अप्रूव्ड ANDA ऑफ एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है।
एसिटाइल सिस्टीन जो हमारा प्रोडक्ट है, ये सीओपीडी में यूज होता है, वही लंग्स का वगैरह। इसका यूज होता है मलगम को साफ करना, यानी मस्कस जो होता है ना हमारा मलगम, उसको क्लीन करने में ये यूज होता है। ठीक है, एसिटाइल सिस्टीन सीओपीडी में यूज होता है। ठीक है, फिर हमारा लिवरेज strong development capabilities in respiratory, 2 ANDA for generic nasal spray already filed awaiting approval, ANDA for G-Flovent है ना, 50 ANDA application pending for approval as of September 2024। अब 50 ANDA approvals अभी पेंडिंग। सोचो वहां से अप्रूव हो जाते हैं तो कितनी ग्रोथ आएगी। जो कंपनी कह रही थी ना नॉर्थ अमेरिका में हम अच्छा करेंगे, तो बेसिकली क्या हुआ, अभी इलेक्शन हुए, ट्रम्प जी की सरकार बनी, तो काफी चीजों पे रिव्यूअल चल रहा है, रिव्यू चल रहा है। तो अब देखते हैं इन फ्यूचर, अभी गवर्नमेंट फॉर्म भी हुई है, तो देखते हैं किस तरह से वर्क होता है। अगर ये 50 के 50 ANDA एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती हैं तो यहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। इसके बाद आता है यूरोप बिजनेस ज्योग्राफी में। तो यूरोप के अंदर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। रियल्ट्रिस जो है वो अगेन हीरो प्रोडक्ट है यहाँ पे, और विनलेवी को ये लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यूरोप से हमें ईयर ऑन ईयर 17.9% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हम बात करें 6 मंथ 5 फाइनेंशियल ईयर 25-24, अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें तो ईयर ऑन जो ग्रोथ आ रही है हमारी 14% की आ रही है यहाँ पे। तो काफी अच्छा बिजनेस जो बन रहा है वो यूरोप से बन रहा है। इसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा अगेन हीरो प्रोडक्ट रियल्ट्रिस है, और काफी अच्छा स्केल अप किया है, अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इस प्रोडक्ट ने। सिंगल डिजिट ग्रोथ की एम कर रही है कंपनी की, सिंगल डिजिट ग्रोथ आ जाए फाइनेंशियल ईयर 25 में, क्योंकि ईयर ऑन ईयर निगेटिव ग्रोथ थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। इसमें जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंट्रीज आते हैं वो रसिया है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट है ना, नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्रीज हैं, फिर APAC यानी एशिया पैसिफिक रीजन है। ठीक है, रशिया की बात कर लें तो रशिया मेन कंट्री है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो रशिया और यूक्रेन की जानते हैं वॉर चल रही है, तो अभी इतनी ग्रोथ नहीं आ रही है, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी ग्रोथ आएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है। इसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने कहा कि अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कंपनी ने गाइडलाइन दी है कि हम टारगेट कर रहे हैं 15-20% कैगर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। किस तरह से कंपनी लेकर आएगी 15 से 20% की ग्रोथ, ये देखनी है। तो कंपनी ने बताया भी है कि देखो जी, सबसे पहले हम गेन स्केल इन एग्जिस्टिंग मार्केट, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट है, वहां पे गेन करेंगे फर्दर। किस में करेंगे, रियल्ट्रिस के मार्केट शेयर में गेन करेंगे, लॉन्च करेंगे एनवाफोलिमैब। इसके अलावा ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या है हमारे, रियल्ट्रिस और एनवाफोलिमैब दोनों ही हमारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ROE ROCE का एक्सपेंशन भी हो जाएगा। ठीक है, टारगेट मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, नए मार्केट में आएंगे, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्टनरशिप्स भी करेंगे लोकल कंपनीज के साथ। ठीक है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली कंपनी ये कह रही है यहाँ पे। और लॉन्च डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इन कोर थेरेपी केसेस, डिफरेंट तरीके के डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे टू ड्राइव 15-20% कैगर। इसके बाद आता है हमारी अगली स्लाइड, जो कि है ब्रांडेड और जेनरिक के ऊपर। ब्रांडेड में डर्माटोलॉजी, रेस्पिरेटरी, ऑन्कोलॉजी है ना, और जेनरिक के ऊपर भी बात हो रही है। बेसिकली इस स्लाइड में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी बोली है सब आ चुकी है इसी एक स्लाइड के अंदर, सब वही है जो मैंने अभी इससे पहले बोली है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, एक बार आप समझ सकते हो। इसके बाद प्रोमोटर्स पे आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है। मिस्टर ग्लेन साल्दना जो कि प्रोमोटर हैं, कंपनी के ओनर हैं, तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। मिस्टर ग्लेन साल्दना जो है, इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था 1998 में, मैनेजिंग डायरेक्टर बने 2000 में। कंपनी ने इनकी लीडरशिप में आउट परफॉर्म किया है लगातार।
काफ़ी ग्रो की है कंपनी इनकी लीडरशिप में। और जो आप देखते हो कि पूरी बिजनेस चल रही है इतने टाइम पीरियड से, तो उसके जो एक तरह से कहते हैं ना लीडर, वो यही थे, मिस्टर ग्लेन साल्दना। इसके बाद है मिस्टर वीएस मनी। लगातार आप इंटरव्यू में इनके बारे में सुनोगे, इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है एनालिसिस का, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, लीगली, इन्वेस्टर रिलेशन, सब चीज़ों का इन्हें एक्सपीरियंस है। ग्लेन मार्क को इन्होंने ज्वाइन किया था, उससे पहले सिप्ला में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस इनका इंडस्ट्री के अंदर, 30 ईयर्स से ज़्यादा का। फिर है मिसेस पिंटो। मिसेस पिंटो ग्लेन मार्क के अंदर एचआर, आईटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशंस, इन सबको लीड करती हैं। और इन्होंने 1999 से बिजनेस ज्वाइन कर लिया था ग्लेन मार्क, 1 ईयर आफ्टर बाय मिस्टर साल्दना। ठीक है। और फिर है मिसेस साल्दना जी। मिसेस साल्दना मिस्टर साल्दना की वाइफ हैं, और इन्होंने जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। और 1982 से 2025 से ये एक्सपोर्ट्स को संभाल रही हैं। 23 ईयर्स इनको ऑर्गेनाइजेशन में हो गए हैं। फिर है मिस्टर वी देसाई। वी देसाई जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं कंपनी के, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट है ये। फाइनेंस, लीगल, आईटी फंक्शंस में इनका काफ़ी बड़ा रोल है। 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है कंपनी के पास। फिर हमारे प्रेसिडेंट एंड सीईओ क्राइल मिंटो, एमडी हैं आईजीआई के, इग्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन। अब ये इग्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन क्या है? जो ग्लेनमार्क कंपनी है, इसने ऑन्कोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल्स या दवाइयों को विकसित करने के लिए, दवाइयों को डेवलप करने के लिए लैब बनाई, जो कि जिसका काम था नए नए ड्रग डिस्कवरी। तो इग्नोस इनकॉर्पोरेशन जो इसी की सब्सिडरी समझ लो, तो उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर है आईजीआई, इग्नोस ग्लेनमार्क इनोवेशन। IGI combines strength from इग्नोस एंड ग्लेनमार्क। बेसिकली इग्नोस एंड ग्लेनमार्क का कॉम्बिनेशन है IGI। करता क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या NBE यानी न्यू जो ड्रग हैं उनकी डिस्कवरी करता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और सॉलिड ट्यूमर्स। ठीक है। इसके अलावा कंपनी जो है R&D में खर्च करती है इसके ऊपर। ठीक है। अब अगर हम बात करें IGI के अंदर, तो IGI के अंदर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो इस तरह से है कि इन्होंने जो डेवलप किए हैं प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हो डेवलप किए हैं एसेट्स, वो है ISB 2001, जो कि मल्टीपल माइलोमा को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। ISB 2001 जो है वो मल्टीपल माइलोमा को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात आती है मल्टीपल माइलोमा क्या है। मल्टीपल माइलोमा कैंसर है प्लाज्मा सेल्स का। बेसिकली प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो वाइट ब्लड सेल होती हैं इन बोन मैरो। विद दिस कंडीशन, जो मल्टीपल माइलोमा वाली कंडीशन है, उसमें होता क्या है कि जो ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स हैं वो कैंसरस बन जाती हैं, कैंसर हो जाता है उन सेल्स में, और वो मल्टीप्लाई होने लग जाती हैं कैंसरस सेल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डैमेज हो जाती हैं बोन्स, हमारी हड्डियां, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज होने लगती है, और रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ने लगता है। और इससे होता है क्या है, बेन पेन, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये भी होने लगता है इससे। ठीक है। काफी जानलेवा भी हो जाते हैं ये बीमारी। और इनका जो ड्रग है ISB 2001, ये फेज 1 में है इस टाइम। इसको ऑर्फन ड्रग का स्टेटस मिला हुआ है। व्हाट इज ऑर्फन ड्रग? यूएस का FDA जो है बेसिकली उसने ये स्टेटस दिया है ऑर्फन ड्रग का। ऑर्फन ड्रग क्या है कि यूएस के अंदर एक एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यूएस ऑर्फन ड्रग एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी रेयर डिसीज हैं, रेयर कैंसर्स हैं, ठीक है, और काफी छोटी अमाउंट में लोगों को इफेक्ट करते हैं, यानी वाइड स्प्रेड नहीं है, बहुत ही रेयर है पहली बात तो, और रेयर होने की वजह से कम ही लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं। तो यूजुअली कंपनी उनके ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती थी कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही कितना, और लोग सही भी होंगे नहीं होंगे, उन्हें बिजनेस से मतलब। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया कि एक
एक्ट ले आए ऑर्फन ड्रग का कि आप इस तरह के ड्रग बनाओ, हम आपको मदद देंगे। कंपनी के लिए असल में फीजिबल नहीं हो पाता था क्योंकि सेल्स जनरेट नहीं होती थी। मान लो अगर आप क्रोसिन बना रहे हो बुखार के लिए, तो उतनी सेल्स आनी चाहिए ना जो बनाने की कॉस्ट भी निकले, और आप आने वाले सालों तक रॉयल्टी या प्रॉफिट लेते रहो उस बीमारी से। अब क्योंकि ये बीमारी कम लोगों के लिए है और क्योंकि बीमारी रेयर है, तो वहां पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है बनाने के लिए। पहले तो नया ड्रग डिस्कवरी है, दूसरा वो सेल नहीं हो पाती, तो लोग नहीं करते हैं, कंपनीज नहीं करते, तो उसको इंसेंटिव देने के लिए ये ऑर्फन ड्रग का स्टेटस दिया गया। तो इसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, मदद करती है फाइनेंशियली। फिर हमारा ISB 1442 जो डिफरेंट है ISB 2001 से। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा और AML प्लांट। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है यूज होता और है, आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही शेयर AML प्लांट क्या है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया समझाएं, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर दैट अफेक्ट्स द बोन मैरो एंड ब्लड। ये ब्लड कैंसर ही है जो कि बोन मैरो को और हमारे चैनल का नाम है बिग प्रॉफिट्स अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा GRC 65327 दबा दीजिए। नेक्स्ट आप किस इंडस्ट्री के ऊपर या किस कंपनी के ऊपर वीडियो चाहते हैं IGI ने, ये प्री जरूर से मेंशन करिए। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो जरूर से हमें बताएं कि मैंने पूरी वीडियो देखी है जो है। ओके, बेसिकली इसके बाद में पोटेंशियल कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग है ये। डिस्क्रिप्शन में 1-2 वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं। म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उसको ये जाके इस देख पे लीजिए। क्लिनिकल या ह्यूमन तिलकनगर इंडस्ट्री जो एल्कोहल के ऊपर पहले है, लैब उसके में ऊपर हमने टेस्टिंग वीडियो चल रही बनाई है है। यहाँ पे। जीनस पावर और सॉलिड ट्यूमर से रिलेटेड है, सॉलिड ट्यूमर्स में बता चुका हूँ व्हाट इज सॉलिड ऊपर हमने ट्यूमर, वीडियो बनाई है। टाइप ऑफ कैंसर आप दैट किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो अभी आप एब्नॉर्मल मास ऑफ टिश्यू इन द स्टॉक मार्केट में एब्नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, टिश्यूज बना अगर लेते आप हैं बॉडी के चाहते अंदर, हैं कि तो आप फंडामेंटली कंपनी को पढ़ें, रिसर्च करें, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। इसके बाद हमारे पास दो इन्होंने पार्टनर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो बनाएंगे बेल आइकन एस्ट्रिया के साथ और एमिरेल के साथ। कमेंट सेक्शन में लिख दो आपको जो क्या दो चाहिए अगला। प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हो तो वो भी जो मैं कर कि सकता हूं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस टेलीग्राम में चैनल को यूज हमारे किया जाता फॉलो है। कर लो, एटॉपिक लिंक दिया हुआ है। डर्मेटाइटिस जो वहाँ है पे मैं रोज नए अपडेट्स देता जो रहता हूँ। आमतौर पे इसको एक्जिमा के नाम से जाना जाता है, त्वचा की पुरानी बीमारी है जिसमें खुजली, सूजन वगैरह आती है, यानी जो स्वेलिंग होती है, खुजली वगैरह आती है स्किन के अंदर, तो वो जो कंडीशन है उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, एक्जिमा की कंडीशन है। तो उसके लिए ये ड्रग है टेलाजोरमिलीमैब जो कि फेज 2 में है और एस्ट्रिया के साथ पार्टनर करके बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। फिर एक और है ISB 880 जो कि बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिसीज के लिए यूज होता है। ठीक है, ये भी पार्टनर्ड एसेट है IGI का। ओके दोस्त, इसके बाद ये मैं बता चुका हूँ रोड मैप फॉर IGI, इसमें भी कुछ बताने लायक नहीं है। फिर है हमारा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू Q2 FY25। रेवेन्यू के एनालिसिस कर रहे हैं। इंडिया में जो रेवेन्यू हमारा आया है 2024-2025 का, वो 12,817 करोड़ का है और 2023-2024 में 11,250 करोड़ था, 52 करोड़ का था। ईयर ऑन ग्रोथ यानी 13.9% की आई है इंडिया के बिजनेस से। नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा डाउन हुआ है बिजनेस की ग्रोथ, यूरोप में 14.6% की ग्रोथ आई है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में थोड़ा डाउन हुआ है 4.1%। ठीक है, टोटल पे देखा जाए तो 6.4% की ओवरऑल ग्रोथ रही है बिजनेस के अंदर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज को देखा जाए तो 7.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही है कंपनी के अंदर सेकेंड क्वार्टर के पिछले से इस वाले क्वार्टर में जो रही है ग्रोथ। और उससे पहले अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 5.8% की रही। तो पिछले क्वार्टर के जो 2 साल थे उनकी जो ग्रोथ आ रही है 5.8, इस वाले क्वार्टर का जो अभी गया है 7.1% Q2 का, वो ग्रोथ नंबर है Q2 FY25। Q3 का भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर हम बात करें कंपनी की सेल्स की, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वही अगेन आप देख लो, क्वार्टरली 7.06%। ओपीएम जो कंपनी का है वो 18% का है।
ठीक है। ओपीएम 18% का है, सेल्स में ग्रोथ 7% की है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 473 का है, ठीक है। और फिर अगर आप देखो नेट प्रॉफिट जो है 384 का है। ईपीएस जो है थोड़ा सा ग्रो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो निगेटिव था ईपीएस और यहाँ पे पॉजिटिव होके ग्रो हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी ने फाइनेंशियल्स अच्छी पोजीशन दिखा रहे हैं। पीएनएल में देखो तो अगेन ओपीएम हमारा 12% और प्रॉफिट जो है हमारा नेट प्रॉफिट वो घट के आएगा, ठीक है। बेसिकली बैलेंस शीट भी है, यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। डेट ट्रेंड, मेनली डेट की कंडीशन कैसी है। फार्मा में बहुत सारा डेट यूज होता है, इंडस्ट्री बड़ी लगती है और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अगर आप इस कंपनी को देखो तो लगातार डेट रिड्यूस हो रहा है। नेट डेट जो अगर देखा जाए तो माइनस के 735 है और ग्रोस डेट देखा जाए तो हमारा 741 है। यानी हम कह सकते हैं एक तरह से कि नेट डेट निगेटिव है ये कंपनी, ठीक है। काफी सही कंडीशन में है, यानी बैलेंस शीट जो है यहाँ पे डीलिवरेज हो रही है बिजनेस की। और इससे क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग होगी और हमारे जो प्रॉफिट हैं, मार्जिन हैं, वो इम्प्रूव होकर आएंगे, आरओई इम्प्रूव होकर आएगी। आर-एन-डी एक्सपेंसेस एज ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो हमारा आर-एन-डी एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार घट रहा है। कंपनी का आइडिया ये है कि यहाँ से क्या हुआ, आर-एन-डी के एक्सपेंडिचर कम होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आएगी। ग्रोस मार्जिन की बात करें तो कंपनी के जो ग्रोस मार्जिन है प्रेजेंटली वो 67.6% है और इबिट्टा मार्जिन 19.8% है, काफी हाई मार्जिन है कंपनी के पास। पैट मार्जिन 12.4% है, इंप्रेसिव है कंडीशन, पहले से इंप्रूव होती भी आ रही है, पिछले सालों से इंप्रूव हो रही है, ठीक है। पिछले सालों से लगातार इंप्रूव हो रही है, यहाँ भी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे आगे चलते हैं, की ऑब्जेक्टिव्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। कंपनी ने बोला है, गाइडलाइन दी है कि हमारा जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो इंक्रीज होकर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आर-एन-डी एक्सपेंडिचर है वो हम कम कर देंगे, वो हो जाएगा 7 and 7.5 ऑफ टोटल सेल। इबिट्टा मार्जिन 19% रहेगा। देखो इबिट्टा मार्जिन अगर आप पीछे देखो तो कम था, लगभग 17-18% था, वो बढ़ के 19% हो जाएगा। 1-2% से मार्जिन और बढ़ जाएगा, काफ़ी ह्यूज होता है 1-2% से मार्जिन। और कंसोलिडेटेड कैपेक्स जो है हमारी 7,000 मिलियन रुपीस की हो जाएगी और टारगेट करना है कि डबल डिजिट हमारा पैट मार्जिन हो जाए। अगेन अभी भी डबल डिजिट पैट मार्जिन है 12.4% और ये हाई डिजिट को कर रहे हैं, यानी 15 से ऊपर इनका हो जाए, है ना, 15-20% का जो है पैट मार्जिन हो जाए, ये ऐसा लगभग 15-16% का, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिए हैं कि जो हमारा जो रेवेन्यू है वो 12 से 15% ग्रो होगा कैगर में नेक्स्ट 4 इयर्स। इंडस्ट्री भी इतने से ग्रो हो रही है तो हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। और कंपनी ने बोला कि 7 and 7.5% हम आर-एन-डी में जो है रेवेन्यू का खर्च करेंगे और 19% हमारा इबिट्टा मार्जिन आएगा। 7,000 मिलियन रुपीस की हमारी कैपेक्स होगी, जिससे क्या होगा, आरओई और आरओसी जो है हमारे इम्प्रूव होंगे, ठीक है। जहां आरओई और आरओसी इम्प्रूव हो रहे हैं तो वहां पे पैसा बनता है। फिर जो हमारे जो वेल्थ शेयर होल्डर्स की होगी वो 15 से 20% का रिटर्न आ जाएगा। ये कंपनी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सेबी ने बोला हुआ कि आपको नहीं बोलना, ओके। बाकी आप अपना स्टडी करो, सब लिखा हुआ है, समझदार को इशारा काफी, ठीक है ना। आप अपना स्टडी करो भाई। फिर आ जाता है ग्रोथ ट्रिगर्स के ऊपर, कंपनी के लिए कौन कौन से ट्रिगर काम कर रहे हैं, क्या क्या है। फिर आ जाता है ग्रोथ ट्रिगर्स के ऊपर, कंपनी के लिए कौन कौन से ट्रिगर काम कर रहे हैं, क्या क्या है।
कंपनी के लिए। मार्जिन एक्सपेंशन, जैसे मैंने बोला मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, ये भी ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी के लिए। कैसे? ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं जेनरिक से, ठीक है। 60% था, 70% की तरफ जा रहे हैं। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, जैसे जो हमारा जो मोनरे का प्लांट है और गोवा का जो प्लांट है, वहाँ पे क्वालिटी इश्यूज चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाएंगे, वहाँ से भी सेल्स आने लगेगी, मतलब प्रोडक्शन होने लगेगा। ग्रोथ ट्रिगर्स तो मैं बता चुका हूँ, बेसिकली वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और रिस्क बेसिकली यहाँ पे 3-4 तरीके के हैं। यूएस एफडीए से अप्रूवल मिलने ना मिलने का है। डिफरेंट ज्योग्राफीज में जो रेगुलेटर्स हैं, जो कि दवाई कंपनी के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर रेगुलेशन देते हैं, उनका रिस्क रहता है कि कौन से प्रोडक्ट को अप्रूवल मिलेगा, कौन से का रुक जाएगा, इस तरह से। इसके अलावा जो कंपटीशन है उसका तो रिस्क रहता ही है, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ वाले सेगमेंट में हम रिस्क फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट की जो लायबिलिटी लिटिगेशन है उसका रिस्क है, ठीक है। काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरता है कोई प्रोडक्ट। और इसके अलावा कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो हमारे लैब में नहीं निकल के आए, लेकिन जब किसी ने कंज्यूम किया तो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट आ गए, तो उसका एक रिस्क रहता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसके रिलेटेड रिस्क भी रहता है, क्योंकि डिपेंडेंट है ऑन रॉ मटेरियल क्वालिटी। अगर हमारा रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है वो पहले से ही अच्छा नहीं होकर आया, तो फिनिश गुड्स का क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा, तो उसका एक रिस्क रहता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का भी रिस्क रहता है कि प्रोडक्ट हमने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह उस तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। प्रोडक्ट को जो है ना, कोई डॉक्टर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा है, हमारे वाले को रिकमेंड नहीं कर रहा, तो काफ़ी रिस्क उसका रहता है।